we have to discuss about the conditional question of the linear equation. टू वेरिएबल लिनियर इक्वेशन का आज हमें कंडीशनल क्वेश्चन पर विचार करना है कि कंडीशनल क्वेश्चन को कैसे प्रोसीड करेंगे। उसमें अगर कंडीशन दिया हुआ है कंसिस्टेंट का या इनकंसिस्टेंट का, मतलब आइदर यूनिक सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन और नो सॉल्यूशन का, तो उसको हम कैसे इवैल्यूएट करेंगे अननोन वैल्यू को, या उसमें रिलेटेड अननोन क्वांटिटी को कैसे इवैल्यूएट करेंगे, इस बात पर हम लोग आज डिस्कस करेंगे। तो ध्यान दीजिए, कंसिस्टेंस का आपने कंडीशन पढ़ा है कि दैट पेयर ऑफ इक्वेशन विल बी कंसिस्टेंट then either have one solution or infinite solution। अगर इसका इक्वेशन का सॉल्यूशन जो है एक होगा या इनफाइनाइट होगा तो कंसिस्टेंट, या ग्राफ एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा या कॉन्सिडेंट होगा, मतलब कॉन्साइड करेगा, दोनों का ग्राफ एक ही होगा, तो ये कंसिस्टेंट पेयर होंगे। और यदि ग्राफ पैरेलल होगा, मतलब नो सॉल्यूशन होगा, तो वह क्या होगा, इनकंसिस्टेंट पेयर होगा। तो यदि यहाँ पर तीन टर्म है, यूनिक सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन, इनफाइनाइट, तीनों केस का डिस्कशन मैंने किया था एज ए कंडीशन। यू हैव टू इवैल्यूएट द अननोन वैल्यू के। ये इक्वेशन में अननोन वैल्यू के है, वह उससे रिलेटेड जो है कोफिशिएंट एक्स का पहला इक्वेशन में 1, वाई का कोफिशिएंट के प्लस 1 और कांस्टेंट टर्म है -5। फर्स्ट इक्वेशन है 1x के प्लस 1y दैट इज इक्वल टू 5, और सेकेंड इक्वेशन है के प्लस 1x प्लस 9y प्लस 1 माइनस 8k दैट इज इक्वल टू 0। तो ध्यान दीजिए, फर्स्ट ऑफ ऑल सॉल्यूशन में हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन के केस में कि स्टैंडर्ड में लिखेंगे। यदि स्टैंडर्ड में दिया हुआ है तो ठीक है, और नहीं दिया हुआ है तो आप स्टैंडर्ड में लिख लीजिए। पहला इक्वेशन हो गया, और सेकेंड इक्वेशन है के प्लस 1x प्लस 9y प्लस 1 माइनस 8k दैट इज इक्वल टू 0, ये स्टैंडर्ड फॉर्म। अब आप कोफिशिएंट को स्टैंडर्ड फॉर्म में जो जिस साइन से लिखते हैं उसके अनुसार आप कंपेयर करते हुए इसको राइट डाउन कर लिखेंगे। फर्स्ट इक्वेशन के कोफिशिएंट x का a1, सेकंड का a2, तो a1 का वैल्यू हो गया 1 और a2 का वैल्यू हो गया k प्लस 1। उसी प्रकार से b1 का वैल्यू हो गया k प्लस 1 और b2 का वैल्यू हो गया 9 और C1 का वैल्यू हो गया -5 और C2 का वैल्यू हो गया 1 माइनस 8। ये आपने पढ़ा है कि स्टैंडर्ड फॉर्म इक्वेशन में जनरल फॉर्म में लिखा था a1x प्लस b1y प्लस C1 दैट इज इक्वल टू 0 और a2x प्लस b2y प्लस C2 बराबर 0। तो इसके आधार पर आप कोफिशिएंट को क्लियर कर लेंगे। a1 1 है, x का कोफिशिएंट फर्स्ट इक्वेशन में, b1 है k प्लस 1 और c1 है -5। उसी प्रकार से दूसरे इक्वेशन का हो गया a2 k प्लस 1 और b2 हो गया 9 और c2 हो गया कितना 1 माइनस 8। अब आप कंडीशन को देखिए, पहला केस कहता है फर्स्ट में यू हैव टू सोल्व फॉर यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन के लिए मतलब केवल एक ही सॉल्यूशन होगा। इसके लिए आपने पढ़ा है कि x के कोफिशिएंट का रेशियो y के कोफिशिएंट के बराबर नहीं होना चाहिए। अगर नहीं है तो आप यह स्पष्ट है आपको कि यूनिक सॉल्यूशन होगा। दैट मीन्स आपको लेना क्या है, फॉर यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन के लिए
यूनिक सॉल्यूशन। हैविंग क्या लेना है, एक रेशियो ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स, मतलब a1 बाई a2 दैट इज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2, दैट इज योर कंडीशन। यही कंडीशन है जिसके आधार पर अननोन वैल्यू के का मान निकलेगा। यूनिक सॉल्यूशन का एक कंडीशन है, तो मान रखेंगे a1 का मान 1/k+1 बराबर नॉट इक्वल टू हो गया k+1 डिवाइडेड बाई 9, और ये हल होकर के आया। केवल यही केस है, इसी में रखना है, C1 और C2 से मतलब नहीं है यूनिक सॉल्यूशन के लिए। अब 10 सिंप्लाइज आ गया k+1 का दी होल स्क्वायर दैट इज नॉट इक्वल टू 9, 10 सिंप्लाइज k+1 दैट इज नॉट इक्वल टू ±√9, तो 10 सिंप्लाइज आ गया k+1 बराबर नोट ±3, तो इस ढंग से आ गया k बराबर नोट -1 ±3, तो k का मान आ गया -1 ±3, तो जो कि नहीं होना चाहिए। k का मान क्या नहीं होना चाहिए मेरे प्यारे बच्चों, 3 में से 1 गया 2, और -1 और -3 k का मान न तो 2 होना चाहिए और न ही -4 होना चाहिए, ये वैल्यू नहीं होना चाहिए। अब ध्यान दीजिए गौर से, k+1 का होल स्क्वायर बराबर 9 नहीं होना चाहिए 9, तो इस ढंग से k+1 स्क्वायर हटेगा तो +-3 आ जाएगा 9 का वर्गमूल, और ये वैल्यू आ गया k का मान जो है +-3 -1, दैट मीन्स नाइदर 2 और नॉर -4। इसके अतिरिक्त कोई भी रियल नंबर हो सकता है, इसके अतिरिक्त एक 2 और -4 के अतिरिक्त कोई भी रियल नंबर रखेंगे तो ये वैल्यू यूनिक सॉल्यूशन इक्वेशन दे देगा। अब आइए केस नंबर सेकेंड बी के लिए चलते हैं। बी केस कहता है नो सॉल्यूशन। तो नो सॉल्यूशन के लिए आपका क्या कंडीशन है, रेशियो ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ x दैट इज इक्वल टू रेशियो ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ y, or that is not equal to ratio of the coefficient of constant term, ratio of the constant term। ध्यान दीजिए, दैट मीन्स आपका कंडीशन हुआ नो सॉल्यूशन के लिए a1 बाई a2 बराबर b1 बाई b2 बराबर नोट c1 बाई c2। इस केस को लेते हैं तो a1 बाई a2 बराबर b1 बाई b2 बराबर नहीं होना चाहिए c1 बाई c2। तो इस केस में आप के वो कितने कंडीशन राइज हो रहे हैं, एक है कि दोनों बराबर होना चाहिए, दूसरा है आप दो इक्वलिटी है, और एक है नॉन इक्वलिटी, मतलब a1 बाई a2 तो आपको इक्वल लेना है b1 बाई b2 के, नो सॉल्यूशन के लिए इस केस को तो लेना ही है, और एक अनइक्वल का केस लेना है, कम से कम 2 केस यहां से उठाना है नो सॉल्यूशन के लिए। तो फिर लिखिए a1 बाई a2 दैट मीन्स a1 बाई a2 दैट इज इक्वल टू फिर लिखेंगे b1 बाई b2। अगर इस केस को लेते हैं तो अभी हमने साबित किया, इवैल्यूएट किया है 1 बाई k+1 दैट इज इक्वल टू k+1 बाई 9, इस ढंग से आ गया k+1 का दी होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 9, और k+1 बराबर आ गया कितना +-3, 9 का स्क्वायर रूट वैल्यू हो गया +-3, इसलिए k का मान आ गया कितना +-3 -1, तो k का मान आ गया, आप 3 में से गया 2 और -3 और -1 -4,
तो के का मान अवश्य होगा, हो सकता है -4 और 2। के का मान क्या हो सकता है? 2 भी हो सकता है और -4, जिसके लिए इसका सॉल्यूशन नथिंग होगा, मतलब दोनों ग्राफ पैरेलल हो जाएगा। अब इसमें इस वैल्यू को, इवैल्यूएट वैल्यू को नेगलेक्ट करने के लिए कि ये दोनों में से दोनों वैलिड है कि नहीं, एक केस और आपको लेना होगा। आइदर v1 by v2 नॉट इक्वल टू c1 by c2 और a1 by a2 नॉट इक्वल टू c1 by c2। मतलब a1 by a2 बराबर नोट c1 by c2 लेंगे, या v1 by v2 दैट इज नॉट इक्वल टू c1 by c2 लेंगे। आप ले लेंगे, हेन लिखेंगे 1/k+1 a1 by a2 ले लीजिए, a1 by a2 बराबर नोट c1 by c2, फर्स्ट और बराबर थर्ड ले लेंगे। आप ले सकते हैं फर्स्ट बराबर सेकेंड, फिर फर्स्ट दैट इज a1 by a2 दैट इज नॉट इक्वल टू c1 by c2। तो a1 by a2 क्या है मेरे प्यारे बच्चों? x का कोएफिशिएंट क्या है? का रेशियो 1/k+1 दैट इज नॉट इक्वल टू c1 by c2, मतलब -5 डिवाइडेड बाय, ध्यान दीजिए, -5 डिवाइडेड बाय 1 - 8k, और इस ढंग से क्रॉस हुआ। तो क्रॉस होने के बाद आ गया कितना वैल्यू? क्रॉस होने के बाद आया -5k, -5 दैट इज इक्वल नॉट इक्वल टू 1 - 8k, और इस ढंग से 8k - 5k, यहाँ माइनस है, -5k, और 8 टर्म हो गया 1 + 5 6, और इस ढंग से आया 8 - 5, तो 8 - 5 तो 3k दैट इज इक्वल टू 6। तो k का बराबर नहीं वैल्यू होना चाहिए, k का मान नहीं होना चाहिए किसके बराबर? तो 6 के बराबर। तो 2 आ गया, मतलब k का मान 2 नहीं होगा। तो बताओ मेरे प्यारे बच्चों, नो सॉल्यूशन के लिए k का मान क्या हो जाएगा? फ्रॉम 1 एंड सेकेंड k का वैल्यू जो होगा, रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ k दैट इज इक्वल टू -4। इसलिए रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ k, रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ k बराबर आ गया -4। ये आपका आंसर हुआ। क्यों? क्योंकि इक्वलिटी से दो मान आया, आइदर 2 और -4, जिसमें 2 इनवैलिड हो गया। सेकंड केस ने इसको इनवैलिड कर दिया, अनइक्वलिटी का। ये जो अनइक्वलिटी का केस लिया, वह इसको 2 वैल्यू को इनवैलिड कर दिया, तो वैल्यू के का कौन आया नो सॉल्यूशन के लिए? -4। अब हम लोग तीसरे कंडीशन में जाते हैं, वह है इनफाइनाइट सॉल्यूशन का। तो ठीक उसी प्रकार से इनफाइनाइट सॉल्यूशन का जो कंसिस्टेंट का जो टर्म है या कंडीशन है, वो क्या है? a1 by a2 दैट इज इक्वल टू b1 by b2 दैट इज इक्वल टू c1 by c2। मतलब x का कोएफिशिएंट का रेशियो, y के कोएफिशिएंट का रेशियो और कांस्टेंट टर्म का रेशियो तीनों इक्वल होना चाहिए, जिसमें से आपको 3 प्रोबेबिलिटी यहां पर एराइज होता है, मतलब 3 केस एराइज होता है यहाँ पर। एक फर्स्ट बराबर सेकंड, सेकंड बराबर थर्ड, और एक फर्स्ट बराबर थर्ड, जिसमें से 2 केस अवश्य लेना है आपको। a1 by a2 इज इक्वल टू b1 by b2 ले फर्स्ट केस, आइदर b1 by b2 इज इक्वल टू c1 by c2 और a1 by a2 इज इक्वल टू c1 by c2। दैट मीन्स एक बार फर्स्ट बराबर सेकंड लेंगे या सेकंड बराबर थर्ड, दूसरे बार या फर्स्ट बराबर थर्ड, मतलब तीनों यहाँ पर जो संभावनाएं हैं, उसमें से 2 पॉसिबिलिटी अवश्य लेंगे, और दोनों से जो कॉमन वैल्यू निकलेगा वो इनफाइनाइट सॉल्यूशन को सेटिस्फाइड करेगा।
मतलब के का वही मान होगा। तो चलिए 10 सिंप्लाई लेंगे, a1 बाई a2 मतलब फर्स्ट बराबर सेकंड लेते हैं, तो आ गया 1 बाई के प्लस 1 दैट इज इक्वल टू b1 बाई b2 के प्लस 1 बाई 9 दैट इज इक्वल टू c1 बाई c2 माइनस 5 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 8 के। तो एक केस लीजिए वेन 1 बाई के प्लस 1 दैट इज इक्वल टू के प्लस 1 बाई 9, तो 10 इम्प्लाइज के प्लस 1 बाय का होल स्क्वायर बराबर आ जाएगा 9, तो के प्लस 1 बराबर हो जाएगा के प्लस 1 का स्क्वायर बराबर हो जाएगा कितना 9, तो के प्लस 1 बराबर हो जाएगा के प्लस 1 का स्क्वायर बराबर 9, तो के प्लस 1 बराबर हो गया प्लस माइनस 3, तो के का मान आ गया उसी ढंग से एक बार 2 और एगो माइनस 4। अगेन दूसरा लेना जरूर है इक्वलिटी का, फर्स्ट बराबर थर्ड ले लेंगे a1 बाई a2 1 बटे के प्लस 1 दैट इज इक्वल टू माइनस 5 बाई 1 माइनस 8 के। तो ये ढंग से आ गया वैल्यू -5, ध्यान दीजिए -5 के -5 दैट इज इक्वल टू 1 माइनस 8 के, और ये ढंग से आ गया कितना -5 के और प्लस 8 के दैट इज इक्वल टू 6, और ये वैल्यू हो गया 3 के दैट इज इक्वल टू 6, तो के का मान 2, इस ढंग से के का वैल्यू 2 आ गया। अब देखिए दोनों केस से जो के का मान आया, इनफाइनाइट सॉल्यूशन से दो केस लेना होगा एटलीस्ट, तो दो केस लिया, फर्स्ट बराबर सेकंड और फर्स्ट बराबर थर्ड। आप सेकंड बराबर थर्ड भी ले सकते थे, और दोनों से के का मान जो आया, फर्स्ट से आया के 2 और -4 और सेकंड से आया 2। अब ये जो दोनों वैल्यू में जो कॉमन वैल्यू हो गया वही आपका रिक्वायर्ड आंसर होगा। दैट मीन्स फॉर इनफाइनाइट सॉल्यूशन ऑफ द पेयर ऑफ इक्वेशन वैल्यू ऑफ के दैट इज इक्वल टू 2। के का मान कितना होगा इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए